हेलो डियर फ्रेंड्स। आप लोगों ने इंग्लिश और हिंदी कोर दोनों सब्जेक्ट देख लिए हैं। अब आपका हिंदी ऐच्छिक यानी कि हिंदी इलेक्टिव के लिए आप लोगों ने बहुत कमेंट किए हैं और जैसा आपका कमेंट रहा उसी हिसाब से आपके सॉल्यूशंस। इसके 5 सेट डाले जाएंगे। आप इन 5 सेट को पढ़ लेना। जो यहाँ पे डाला जा रहा है अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये गारंटी मेरी तरफ से है कि आप 40 नंबर में से 40 नंबर पा सकते हैं। और जो बच्चे केवल पास होना चाहते हैं तो वो एक दो सेट भी देख लेते हैं और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उससे वो पास हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पहला एक गद्यांश दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद में 1 से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पे है अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, यानी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक कहावत है पुरानी, आपने सुनी होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया और आपके जल्द से जल्द आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं। तो इस चैनल पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके बने रहना, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मिलती है और जो चीज़ बताई जाती है जिस हिसाब से बताई जाती है ऐसा शायद आप जल्दी से नहीं ढूंढ पाएंगे या मिल भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एक अभ्यास वाला जो ये पैसेज है छोटा सा हिंदी में दिया गया है, तो इसको समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि पड़ेगी, क्योंकि आप इतने समझदार ऑब्वियस सी बात है हैं। तो इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आप जब मैं आंसर बताऊं तो आपको पता हो कि इसके उत्तर क्या होने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभ्यास वाला जो आप पढ़ लोगे एक बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये अभ्यास वाला पूरा का पूरा आपने पैसेज पढ़ लिया होगा मेरे हिसाब से। आपने वीडियो को पॉज करके अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, कठिन कार्य कैसे सरल हो सकता है। तो कठिन कार्य को सरल कर सकते हैं हम निरंतर अभ्यास करके। अब बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप पढ़ेंगे पैसेज में तो इसका आपने पढ़ लिया होगा। जिस बच्चे ने पढ़ लिया पैसेज उसको आंसर समझ में आ रहा है। जिस बच्चे ने पैसेज को इसको नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सफलता साथ कैसे छोड़ देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, अभ्यास ना करने पर यानी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सफलता साथ छोड़ देती है। जैसे कि हमने सपोज करिए कि आज ये सेट पढ़ लिया। सपोज करिए आज आपने ये सेट पढ़ा, आज अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने ये सेट पढ़ लिया। आपका एग्ज़ाम 4 दिन बाद है। अगर आपने इस सेट को आज पढ़ लिया और 4 दिन बाद आप देने गए तो आप कन्फ्यूज़न के शिकार हो सकते हैं। हो सकता है आप यही पूरा का पूरा अगर पेपर आता है तो आप इसमें से क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अभ्यास नहीं किया। एक बार पढ़ा उसके बाद में अभ्यास करने की कोशिश नहीं की। तो अभ्यास करने की कोशिश उसे कहते हैं कि आप एक वीडियो को देखते हैं, समझते हैं और आपको याद हो जाता है तो उस वीडियो को स्किप कर दें, यानी कि वहीं पर छोड़ दें। स्किप का मतलब ये नहीं कि फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, उसको वहीं छोड़ दें और आप 1 से 2 दिन बाद उसको फिर से एक बार रिवाइज करें। तो वो होता है अभ्यास। अभ्यास करते रहेंगे तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। यहाँ पर ये पैसेज बहुत अच्छा दिया गया है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और अगली कक्षा में आप जाएंगे उसके लिए भी। तो यहाँ पर ये पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बार पढ़िए, कभी दिल से कुछ चीज़ पढ़ने का कोशिश करिए, कुछ समझने की कोशिश करिए, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। बाकी समय रहते हुए जितना भी हम आपको समझा सकते हैं समझाते रहेंगे। चलिए, आपके पास अभी समय नहीं है, समय की कमी है और हम फटाफट इस क्वेश्चन के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देते हैं। तो निरंतर अभ्यास करना किसकी कुंजी है। तो निरंतर अभ्यास करना, जो आप सभी जानते हैं कि अगर अभ्यास निरंतर करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। तो सफलता प्राप्त करने की ये कुंजी है। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर विजय पाने के लिए कितनी बार प्रयत्न किए। आप सोचो कि एक कितनी बार आक्रमण किया होगा। इसके हता आक्रमण आप तो केवल सुबह उठने और एक बार पढ़ने से कतराते हैं। ये सोचिए कि इस इंसान ने कई बार आक्रमण किए हैं। एक आपने वो कहानी भी सुनी होगी, एक मकड़ी था जो बार बार चढ़ने की कोशिश कर रहा था और वो चढ़ नहीं पा रहा था। याद होगा आपको, वो बचपन में आपने स्टोरी सुनी होगी। तो स्टोरी जो है ऐसे नहीं बनी हुई है, स्टोरी वाकई में तथ्यों के आधारित बनाई जाती है। बाकी हम इसको स्टोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कहानी हो चुकी है, मतलब ये बीता हुआ क्षण है जिसको हमें सुनाया जाता है। तो यहाँ पे चौथे ऑप्शन का क्या आंसर आ जाएगा, 7 बार, 7 टाइम्स ही अटैक्ड ऑन पृथ्वीराज चौहान फॉर विक्ट्री। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार हार मारने के बाद में सब कुछ नष्ट हो जाता है, धन, प्रजा, सैनिक सब कुछ खत्म होने के बाद भी इसने बंदे ने हार नहीं मानी और फिर से धन इकट्ठा किया, सैनिक इकट्ठे किए, मनोबल बढ़ाया और फिर आक्रमण किया, फिर मनोबल बढ़ाया, फिर आक्रमण किया। इस तरह से करता रहा। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सीखिए, सभी चीज़ों से सीखने में कोई बुराई नहीं है। गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपको उचित शीर्षक देखने में ही लग रहा है कि निरंतर अभ्यास का महत्व क्या होता है, यानी कि लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो उसका महत्व ऑटोमेटिकली निकल जाएगा।
इसके बाद आते हैं निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके आपको 6 से लेकर 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पद मतलब होता है कि आपकी कविता, यहाँ पे छोटी सी कविता दे रखी है एक, इस कविता को पढ़ना है आपको। वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए, उसके बाद में देखिए छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। खेतों में दौलत बिखरी होने का तात्पर्य क्या है? तो खेतों में दौलत बिखरी का मतलब होता है कि खेतों में फसल लहरा रही है, यही बाद में क्या हमें बेचने पर या इसको जो है हम ज़्यादा मार्जिन में उगाते हैं तो हमें जो है ये क्या देगी, पैसे देगी, हमारे को फल फूल देगी, हमारे को सुधारेगी, हमारे जीवन को निखारेगी, हर चीज़ करेगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है? भारत माँ को सुविवेकी क्यों कहा गया है, ये पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा क्योंकि वह अपने पुत्र को धैर्य और गौरव का पाठ पढ़ाती है, इसलिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया आपसे, यहाँ की नदियों और हवा में क्या है? तो यहाँ की नदियों और हवा में मुस्कान और दुलार है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पढ़िए, देखिए, किसके पग में विश्वास भरा है? तो भारत माता के पगों में विश्वास भरा है। उसके बाद में है आपका, चंदा तारों सी सहज कांति में अलंकार कौन सा है? चंदा तारों की सहज कांति की बात हो रही है, यहाँ पे अलंकार जो है उपमा है। इसके बाद में है आपका, निम्न में से पत्राचार का कौन सा प्रकार है? तो पत्राचार का प्रकार बताया गया है, तो पारिवारिक, सरकारी और व्यावसायिक, क्या ये सभी के सभी हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, आप बोल रहे हैं सही है, सारे के सारे पत्र के प्रकार होते हैं, सरकार को भी लिखते हैं, व्यवसाय को भी लिखते हैं और परिवार को भी लिखते हैं। इसके बाद आते हैं, फीचर किस प्रकार की विद्या मानी जाती है? तो फीचर जो है विषय प्रधान विद्या मानी जाती है। निम्न में से कौन संचार प्रणाली के प्रमुख महत्वपूर्ण घटकों में नहीं है? नहीं पूछा गया, ध्यान रखना, कभी भी एक वर्ड जब नहीं आता है ना तो उस क्वेश्चन को 4 बार पढ़ लो भले ही। टाइम खराब नहीं होगा, नंबर नहीं कटेंगे, बस इतना है। टाइम वो खराब नहीं होता, वो टाइम उससे ज़्यादा तो आप सोचने में व्यस्त कर देते हो ना। तो जैसा ही क्वेश्चन में नहीं आता है ना तो उस क्वेश्चन को एक बार समझिए। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ग्रहणकर्ता जो है ये संचार प्रणाली के महत्वपूर्ण घटकों में नहीं है। इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य जो है सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान, ये सभी के सभी हैं। 15 नंबर है, समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भैया, समाचार पत्र की आय का प्रमुख स्रोत आप अच्छी तरह से जानते हैं, समाचार पत्र आपने देखा भी होगा, तो उसमें समाचार पत्र की बिक्री तो है ही, तो बिक्री से करने से आय मिलेगा। और विज्ञापन जो उसमें छपते हैं, इतने बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं जितना तो न्यूज़ नहीं मिलता। तो ये दो चीज़ें जो है, सबसे ज़्यादा तो विज्ञापन है जो इसका पैसे कमाने का मेन स्रोत है। तो यहाँ पर उपयुक्त दोनों जो है ये सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है? तो पत्रकार को ये पत्रकार जो है ये मैंने आपको कोर में भी कराया कि पत्रकार कौन सी पदवी धारण करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पत्रकार जो है वो सारी की सारी पदवी धारण करता है, यानी लोक सेवक भी होता है, लोक प्रतिनिधि और लोक नायक, यानी कि ये सभी। इसके बाद आता है आपका, आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाना चाहिए? आवेदन पत्र के अंतिम भाग में क्या लिखा जाना चाहिए? तो आपको अच्छी तरह से पता है, अंतिम भाग में प्रार्थी लिख करके हम खत्म करते हैं। प्रार्थी के नीचे नाम आता है लेकिन हम प्रार्थी लिख कर ही खत्म करते हैं, नाम तो आपका ऑप्शनल रह गया। निबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है? तो महत्वपूर्ण सबसे अंग जो होता है वो मध्य होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है, वन, उपवन, मेले, त्योहार आदि पर लिखे निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं वर्णनात्मक, इनमें हम वर्णन करते हैं उन चीज़ों की। समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहता है हमारा संपादन, ठीक है। ध्यान रखना, संपादन का यहाँ पे सीधा सीधा डेफिनेशन दे दिया है। पत्रकारिता का मूल तत्व जो है आपको बताना है, और पत्रकारिता का मूल तत्व जो होता है वो होता है जिज्ञासा। इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मकता सर्वप्रथम अभिव्यक्ति है? तो सर्वप्रथम किसकी अभिव्यक्ति है ये? तो ये अभिव्यक्ति है आत्म की, ये मैंने आपको कोर में भी कराया है। फीचर कौन सी विद्या है ये आपको बताना है, तो फीचर जो है विषय प्रधान विद्या है, ये भी मैंने कोर में कराया है। आते हैं गद्यांश, काव्यांश जो दिया गया है 24 से लेकर 26 प्रश्नों के उत्तर आपको ये छोटी सी 4 लाइनें पढ़ करके आपको देनी है। लाइनों को पढ़ना
समझना सीखिए। और स्कूल में जब आपको बताया जाता है तो कम से कम कंसंट्रेट करके उस समय पढ़ लीजिए। जब आपकी छुट्टी होती है तो उसके बाद आप मौज मस्ती कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप क्लास में रहते हैं तो उस देखिए, सफल आदमी बनने के लिए केवल दो ही चीज़ें ज़रूरत हैं। अगर आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ छोड़ते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाना, यानी सफलता हाथ से नहीं लगेगी। सिंपल सी बात है। एक, जहाँ पे आप बैठे हैं उस पे ध्यान दीजिए, पहला। दूसरा, आप अपने आप को पूरे अनुशासन में रखें। आपको जो करना है उसकी समय पाबंदी ज़रूर करें। अगर आप एक सफल आदमी, बहुत बड़ा सफल आदमी बनना चाहते हैं, अपने आप अभी सोचते हैं कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, मैं विराट कोहली जैसा खेलूंगा, कोई सोचता है कि मैं अडानी या अंबानी बन जाऊं, तो उसके लिए इतना काफ़ी नहीं है कि सोचना। उसके लिए केवल दो चीज़ें हैं। जिस चीज़ को आप कर रहे हैं उसमें आपकी पूरी लगन होनी चाहिए। दूसरी, उसके लिए पूरा का पूरा अनुशासन, कि हाँ कुछ भी हो जाए पहले मैं ये काम करूँगा, उसके बाद वो दूसरा नंबर आएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर 24 से लेके 26 तक के प्रश्नों के उत्तर देते हैं यहाँ से। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन हैं? तो हमेशा मैंने बताया, कवि और पाठ का नाम, दो चीज़ें, 2 नंबर देखी जाएँगी आपको। सीधा-सीधा सिंपल सा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सूरदास। यहाँ पे देखते ही आपको पता चल जाता है कि ये सूरदास की रचना है। इसके बाद आते हैं 25 नंबर, गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है? देखिए, देखते कैसे पता चल जाएगा? अगर नहीं भी पता है तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप आगे के जो क्वेश्चंस है, कभी क्या होता है, प्रस्तुत पंक्तियों कभी नहीं पता चलता है तो आप क्या होता है, डायरेक्ट टिक लगाने पे तुले रहते हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। या प्रस्तुत पाठ का नाम पूछता है तो उसको भी छोड़ दीजिए, अगर कभी कभी क्या होता है माइंड से निकल जाता है। तो आप आगे के उसके 5 क्वेश्चन पूछे गए उनको सॉल्व करिए। जब आप 5 क्वेश्चन करोगे ना, ऑटोमेटिकली कवि का नाम और उस कविता का नाम या उस पाठ का नाम ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। ये गारंटी है, मेरी तरफ से लिख के ले लीजिए। तो पहले प्रश्न में जिसमें कन्फ्यूजन होता है उसको ना करते हुए आगे बढ़ना स्वभावपूर्ण है, और अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो अस्वभावपूर्ण है। तो आप आगे बढ़िए, पहले आगे के प्रश्नों को देखिए। इनको प्रश्नों को जैसे ही आप देखेंगे तो आपके मन की प्रसन्नता बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके माइंड के दो तार और खुल जाएंगे, और आपकी जो है स्मरण शक्ति, जिसको हम मेमोरी, रिकॉल मेमोरी बोलते हैं, वो आसानी से आपको समझा देगी। तो 24 नंबर प्रश्न का आंसर बता दिया। गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय हैं? तो यहाँ पे गोपियों के अनुसार कौन प्रिय है? तो उनको सबसे ज़्यादा मुरली प्रिय है। कवि देव की कविता हंसी की खोज किस रस का अच्छा उदाहरण है? तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा वियोग संगार रस की। इसके बाद में है आपका, सूरदास के पहले पद में कृष्ण की किस लीला का वर्णन है? तो यहाँ पे जो लीला का वर्णन है वो है आपका बाल लीला, है ना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कबीर के पद किस कृति से लिए गए हैं? तो कबीर के पद जो है कबीर वाणी से लिए गए हैं। इसके बाद है आपका, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ने के बाद में 34 से 36 प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अब यहाँ पे पहले क्या थी? कविता थी, ये छोटी सी कविता। अब क्या है, आपको कविता ना देके गद्यांश दे दिया। गद्य मतलब एक बड़ा सा जो कहानी टाइप होता है, उसमें से आपको एक छोटा सा पार्ट दे दिया। अब इसको पढ़ेंगे आप, एक बार जरूर पढ़िए, हमेशा पढ़ने की आदत डालिए। जब आप ये कोई वीडियो, मतलब ये कोई एंटरटेनमेंट का वो नहीं चल रहा है, सीन नहीं चल रहा है, यहाँ पे आपको जो चीज़ बताई जा रही है इनको पढ़ना सीखिए। ठीक है, ये मूवी नहीं है कि यहाँ पे अभी एक्शन आने वाला है, अभी हीरोइन निकल के आएगी, एक गाना बजेगा, 4 गुंडे आएंगे और वो पीटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको भी अच्छी तरह से पता है, तो जो चीज़ बताई जाती है उसको फॉलो करिए। एक बार इसको पैसेज को पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जब आप पैसेज पढ़ चुके होगे तो आपको सॉल्यूशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कई बच्चे क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि यार ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, लेकिन इन बच्चों को ये पता नहीं है कि सपोज़ करिए क्वेश्चन आया भी और यहाँ पर जो है पैसेज चेंज कर दिया और कुछ मिलता जुलता इसी इसी पार्ट का पैसेज ले लिया, तो फिर क्या करोगे? वहाँ पे गलती हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, गलती ही नहीं करनी है हमें। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? जब नहीं पता है लेखक तो आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन और करेंगे इसी पैसेज से जुड़े हुए, तो ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा, अरे भाई इसके तो प्रेमचंद थे। हो गया काम आसानी से। 30वां क्वेश्चन है, हामिद अपने कोष का कितना हिस्सा जरा सा झूला झूलने के लिए नहीं दे सकता? तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा हमारा कि 1/3। उसके बाद में है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा गया आपसे, इस गद्यांश को पढ़ने से मुसलमानों के किस त्यौहार की झलक मिलती है? तो भैया अभी अभी आपने मना भी लिया, अब क्या बताएं हम। बिल्कुल सही समझ लिया आपने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने भाषण में
रावण बहादुर साहब की समता किस मुगल बादशाह से की है? तो किस बादशाह से की है ये आपको याद होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आंसर आ जाएगा आपका अकबर से। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें क्या पूछा गया है। जब भी आपसे कभी पूछे तो घबराना नहीं, कभी भी घबराना नहीं। घबराना जब होता है ना, जब अरे घबराना केवल एक ही चीज़ से है, ठीक है, अपनी इज्जत गंवाने से, अपना ईमान बेचने से, ठीक है ना। बाकी किसी चीज़ से घबराना नहीं, पैसा नहीं है कोई घबराना नहीं है, ठीक है, दुख है कोई घबराना नहीं है, सुख है कोई घबराना नहीं है, कोई विपत्ति आई कोई घबराना नहीं है। जब तक आपके पास अपना प्रेस्टीज है, यानी कि आपके अंदर आपकी इज्जत है। मैं आपको बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा छोटी सी एक बच्चे की, अ, उसके बाद में आपको समझ में आएगा, लेकिन वो समय पे बता देंगे। चिंता मत करिए, आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको हर चीज़ मिलेगी और यहाँ पे आपको वो चीज़ मिलेगी, आप ज़िंदगी में उन चीज़ों को अपना करके, इस पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को देखने को मिलेगी और उनसे आप अपना करके अपने करियर को बहुत शानदार बना सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका कार्ड देकर थोड़ा घबरा गए? तो आंसर क्या हो जाएगा? पुलिस सुपरिटेंडेंट ना, बिल्कुल सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेखक मुक्तिबोध, यानी कि कौन है मुक्तिबोध लेखक के बारे में बात हो रही है, के परिचित बुद्धिमान व्यक्ति उनसे कितने वर्ष बाद मिले? तो उनसे वो 12 वर्ष बाद मिले। उसके बाद में है आपका खाना बदोश कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन है? तो आंसर आ जाएगा आपका मुख्तार सिंह। और याद रखिएगा, इस चैनल पे जो भी कंटेंट दिए जाते हैं, अगर मेरे को वीडियोस डालने होते तो सोचिए कि आज मैं इलेक्टिव का वीडियो डाल रहा हूँ, ये वीडियो मैं 10 दिन पहले डाल चुका होता। सारे के सारे मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, हर चीज़ मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन मुझे बच्चों की जो डिमांड है वो चाहिए कि हम, अगर मैं क्लास में जाता हूँ, सपोज करिए आप ही के स्कूल में अगर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपके स्कूल में आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से केवल 4 बच्चे आए, तो मैं क्लास अगर लेता हूँ, यानी कि एक पार्ट पढ़ा देता हूँ, तो मैं 4 बच्चों को तो फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ, लेकिन उसमें से 36 बच्चे जो नहीं आए थे उनको नुकसान कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आपको एक समरी भी याद होगी, और हर जगह बोला जाता है कि आप कुछ भी करें लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे नुकसान नहीं करना, आप 4 बच्चों को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में 36 बच्चों का नुकसान नहीं कर सकते। तो हाँ, ये है कि वो रेशो ज़्यादा हो, 36 बच्चों का फ़ायदा पहुँचाने के लिए मैं 4 बच्चों का नुकसान कर सकता हूँ, कि उसमें 36 की भलाई करने वाला हूँ। लेकिन 4 की भलाई करके मैं 36 को नुकसान पहुँचाऊँ, ऐसा गलत है। तो इसीलिए जो वीडियोज़ हैं वो नहीं डाले जाते। वीडियोज़ जब डाले जाते हैं जब लगता है कि बच्चे एक्टिव हो चुके हैं और बच्चों को चाहिए। तो अभी आप, और जितने देर करते हैं बच्चे उतना ही उनका नुकसान होता है, क्योंकि उस समय हो सकता है कि हमारे पास समय ना हो। आपने तो कमेंट कर दिया कि सर मेरे को ये सेट चाहिए, इस सब्जेक्ट को सॉल्व करवा दीजिए, इसके 5 सेट डाल दीजिए। आपने मेरे को कमेंट तो किया, लेकिन मैं उस कमेंट पे अमल करने की कंडीशन में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि आप कमेंट करेंगे और वो लास्ट मोमेंट पे आप डिमांड करेंगे। लास्ट मोमेंट पे जैसे कि आप खड़े हो गए, आप अभी बताऊंगा आगे, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई और बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो, ऐसे परिवार को ज्योतिबा फुले ने क्या कहा है? तो उन्होंने इस परिवार को क्या कहा है? तो इसको परिवार का आदर्श परिवार, यानी कि सारे मेल जोल को उन्होंने कहा है आदर्श परिवार। तो मैं अभी बात कर रहा था कि देखिए, कभी भी जब ये कंडीशन अगर आती है, कुछ भी होता है ऐसा, तो उसमें फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो ऐसी कंडीशन से बचे रहिए। आगे बढ़ते हैं हम 33 नंबर पे। टार्च बेचने वाले को मंच पर बैठा सुंदर रेशमी वस्त्र से सजा भव्य पुरुष किसके समान लग रहा था? तो आंसर क्या आ जाएगा? फिल्मों का संत, है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। दोपहर का भोजन मूलतः किस वर्ग की कहानी है? तो आंसर आ जाएगा ये निम्न वर्ग की कहानी है। किस लेखक का मानना है कि समाज के लोग संवेदनहीन हैं, वे भी गूंगे बहरे हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? रागे राघव का जो है ये मानना है। उसके बाद में है आपका अंतिम प्रश्न इस सेट नंबर 1 का। इसमें पूछा गया आपसे, देखिए, हरिशंकर परसाई ने टार्च बेचने वाले के माध्यम से प्रहार किया है। किस पे प्रहार किया है? तो आस्थाओं के बाजारीकरण पर, आस्थाओं के
बाजारीकरण पर। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और यही आपका राइट चॉइस होगा। तो इस तरह से आपने 40 प्रश्नों के उत्तर, थोड़ा सा हमने अपने बातों को डिस्कस किया जो आपके लिए ज़रूरी थी। देखिए एग्ज़ाम में आप जाइए, जब तक आपका मनोबल ऊंचा है तब तक आपको कोई गिरा नहीं सकता। आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट तो आपके सामने आ रही है, इसको देख लेना। लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है, कुछ करने की ठान रखी है, तो पैसा, रुतबा और स्टेटस, कास्ट, धर्म, जाति, ये सब मायने नहीं रखते। उदाहरण देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं, एक से बढ़कर एक उदाहरण, आप एग्जाम्पल्स मतलब आप ले सकते हैं कि अगर आपने कुछ ठान लिया तो उसको रोक नहीं सकता कोई। उसके लिए आपको ठानना है तो ठानना होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ सीखा भी होगा और इस सेट को भी तैयार कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। बने रहिए इस चैनल के साथ मोर अपडेट्स और मोर मोटिवेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।